हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने सीटेट में लैंग्वेज सेकंड हिंदी ली है तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार जरूर रीड करके जाए ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि पेपर कैसा आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक गद्यांश दे रखा है, छोटा सा गद्यांश है तो हम इसे पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं कि शासक वर्ग में औद्योगिकरण का मार्ग चुने, ट्रेजेडी यह है कि पश्चिमी की देखा देखी नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन इस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारण कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो, ऐसा नहीं जान पड़ा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें औद्योगिक विकास के लिए डैश की आवश्यकता है। तो ये इंडिया की बात हो रही है, ना कि अमेरिका की। तो इसका आंसर होगा भारतीय मॉडल की आवश्यकता है। शिक्षित में मूल शब्द तथा प्रत्यय क्या है? शिक्षित, अगर हम शिक्षित को ब्रेक करें तो शिक्षा प्लस इत में छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे छोटी ई और तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षित, शिक्षा प्लस इत। नेक्स्ट, समूह में भिन्न शब्द है। समूह में अभी हमने पढ़ा भिन्न शब्द है। इसमें संस्कृति, भारतीय मर्यादा, शर्त। तो इस लाइन में हमने देखा शर्त मर्यादाओं के आधार पर और तो इसका डिफरेंट वर्ड है भारतीय। योजनाएं निर्धारित करते समय प्रमुख है प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य की उन्नति का विशेष ध्यान रखना, या फिर प्रकृति सौंदर्य का विशेष ध्यान रखना, या समय सीमा का ध्यान रखना, या प्रकृति और मनुष्य के बीच में संतुलन बनाए रखना। तभी हमने पढ़ा था संतुलन बनाए रखना, प्रकृति और मनुष्य के बीच में संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गद्यांश में किस बिंदु को अनुचित ठहराया गया है? औद्योगिक विकास को, पश्चिमी अंधाधुनीकरण को, या फिर प्रकृति की अपेक्षा या प्रकृति को अधिक महत्व देना। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी अंधानुकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत की त्रासदी है। स्वतंत्रता के बाद भारत की त्रासदी कैसे हुई है? पश्चिमी देशों का अनुकरण करके, पश्चिमी सभ्यताओं को फॉलो करके। गद्यांश में किसके संतुलन की बात की गई है? तो प्रकृति, मानव और उद्योग, या प्रकृति, मानव और मानवता, या फिर प्रकृति, मानवता और विकास। नहीं, प्रकृति, मानव और संस्कृति की संतुलन की बात की गई है। ये सारे गद्यांश रिलेटेड ही क्वेश्चन है। संतुलन का विलोम शब्द, संतुलन का विलोम शब्द क्या होता है? असंतुलित, असंतुलन, ये असंतुलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। इसमें भी गद्यांश दिया गया है, तो आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं। इस ब्रह्मांड में हम सभी को भूमिका महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि परमात्मा की नज़र में हम सब एक हैं। तो गद्यांश के अनुसार सभी व्यक्ति एक समान है। ये हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा, एक समान है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि हम सभी एक समान हैं, क्योंकि
हम ईश्वर की संतान हैं, हम कंपनी के कर्मचारी हैं, हमारी जीवन शैली समान है या हमारा जीवन का लक्ष्य समान है। तो इसका सही आंसर है हम ईश्वर की संतान हैं। आप गद्यांश में देख सकते हैं। अतः परमेश्वर के संतान होने के नाते हम सब एक समान है, लास्ट लाइन में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो गया फर्स्ट, हम ईश्वर की संतान हैं। नेक्स्ट, सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायक है व्यवहारिक होना, ध्यान का अभ्यास, समान दृष्टि का आभास या आचरण का आभास। तो इसका सही आंसर है सेकंड, ध्यान का आभास। किसी भी कार्य की सफलता में डैश योगदान होता है, सभी की श्रम दृष्टि का या पदाधारियों के श्रम का या सभी के परिश्रम का या सभी के धन का। तो मेन स्थान होता है सभी के परिश्रम का। समूह से भिन्न शब्द है, संस्कृति, ज्यादा, व्यक्ति, महत्वपूर्ण। तो सब डिफरेंट क्या है, ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति शब्द में प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो संस्कृति शब्द क्या से बना है, संस्कृत प्लस इक। तो ई की जो ये मात्रा है ये त के ऊपर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, संस्कृति। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें इक प्रत्यय थर्ड ऑप्शन। देन नेक्स्ट, गद्यांश में सभी मनुष्यों को समान भाव से देखने एवं डैश पर बल दिया गया है, व्यवहार करने, विशेष मानने, समान वेतन देने या समान नौकरी देने में। तो हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है, यह विद्यार्थियों की प्रगति की गति का मूल्यांकन करने में मदद करता है, यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है, यह विद्यार्थी की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, या यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर है सही नहीं है। तो तीन ऑप्शन सही है, ये सिर्फ अध्यापक ही के द्वारा ही किया जा सकता है। तो आकलन जरूरी नहीं कि अध्यापक के द्वारा ही किया जाए, आकलन कई बार बच्चों के द्वारा भी होता है, माता पिता के द्वारा भी होता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलतियां शिक्षार्थियों की समझ में रह गई कमियों की ओर संकेत करती है। यह गलती अवधारणा विकास एवं प्रेरणा को प्रदर्शित करती है। यह अधिकतर त्रुटियां विद्यार्थियों के अनियत दृष्टिकोण के कारण होती है। यह गलतियां शिक्षार्थी के मस्तक और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है। तो इसका सही आंसर है 4, क्योंकि गलतियां शिक्षार्थी के मस्तक और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीफन क्रेसन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है। ये हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस है। क्या अर्जित किया गया है सीखे गए की मॉनिटरिंग करने में मदद करता है, या फिर शिक्षार्थी तभी मॉनिटरिंग कर सकते हैं जब उन्हें नियम, पर्याप्त जानकारी हो और पर्याप्त समय हो, या फिर यह द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है, या फिर यह अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या अर्जित किया गया है सीखे गए को मॉनिटरिंग करने में मदद करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन। समग्र लिखित परीक्षा और सत्र की विभिन्न अवधियों में दिए गए कुछ और कार्यों का मिश्रण, या पूरे सत्र भर में लघु अवधि परीक्षा से लेकर सहपाठी समीक्षा जैसी होने वाली आकलन की युक्तियां, या पूरे सत्र के दौरान मौखिक और लिखित कार्यों की श्रृंखला और रोल प्ले आदि, या सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा। तो इसका सही आंसर है उदाहरण नहीं है। तो सत्र परीक्षा रोल प्ले का रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है। जब एक शुरुआती पाठक पाठ्य वस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है जिससे कि वह उस विशिष्ट पाठ्यगत सामग्री के अर्थ निकाल सके, तो वह क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्व अधोगामी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली में विकास में मदद नहीं करेगा? तो बोधगम्यता की शब्दावली में क्या मदद नहीं करेगा? थीम मानचित्र, चित्र शब्दकोश, शब्द मानचित्र, या वर्णमाला चार्ट। इसका सही आंसर है वर्णमाला चार्ट मदद नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे पहले कोई भी चीज ड्राइंग के माध्यम से देख के सीखते हैं, उनको अक्षर ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए हम थीम मानचित्र, चित्र शब्दकोश या फिर शब्द मानचित्र के थ्रू बच्चों को पाठ्य सामग्री सीखने में मदद करेगा। द नेक्स्ट 142। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के दो मुख्य प्रकारों के संदर्भ में सही है? रचनात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया के सतत रूप में चलता है। योगात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान किया जाता है। या रचनात्मक आकलन अधिगम के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देता है। यह योगात्मक आकलन वर्ष भर चलने वाले आकलन के प्रत्येक स्वरूप में समग्रता के बारे में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रचनात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से चलता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी? आप ये नहीं का ध्यान रखें। कई बार हम सही ऑप्शन सेलेक्ट करते करते गलत ऑप्शन गलत हो जाता है। जिसमें नहीं पूछा है उसमें हम नहीं पे ध्यान देंगे। बहुभाषिक उपागम का अनुपालन करना, या कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा प्रमुख मॉनिटर बना देना, या सहपाठी समूह अंत क्रिया और पृष्ठ पोषण व्यवस्था या समूहों में कार्य करने के लिए देना। तो इसका सही आंसर है सेकंड। मॉनिटर बनाने से बच्चे में कक्षा समावेशी कक्षा सृजित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। प को फ की तरह लिखना या 6 को 9 की तरह लिखना, किस तरह के बच्चों द्वारा यह सामान्य गलती की जाती है? तो नामन विकार, एनीमिया, या फिर पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया, या हकलाने वाले बच्चों के द्वारा, या अल्फेजिया। तो इसका सही ऑप्शन है डिस्लेक्सिया वाले बच्चे, जिनको लिखने में दिक्कत होते हैं, वो अक्सर ऐसी गलती करते हैं। प को फ लिखते हैं, 6 को 9 लिखते हैं, या फिर उल्टा 3 बनाते हैं, वो 3 को इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलों को किस रूप में जाना जाता है? दिन प्रतिदिन के संप्रेषण में प्रयुक्त भाषा, या अंतर्भाषा इंटरलैंग्वेज, या उच्च स्तरीय भाषा कौशल, या अमूर्तता की भाषा। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, दिन प्रतिदिन में संप्रेषण में प्रयुक्त भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। एक अध्यापक हिंदी भाषी विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा
के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन कराते समय उन्हें स्पष्ट रूप से नियम बताए बगैर अंग्रेजी में संक्षिप्त संवाद करने के संदर्भ और अवसर देता है। यह उनके वार्तालाप में प्रयुक्त उदाहरण उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। धीरे धीरे शिक्षार्थी अध्यापक की मदद से स्वतः ही नियम सीख लेते हैं। अध्यापक किस मॉडल का अनुपालन कर रहा है? कि किस मॉडल का अनुपालन कर रहा है? संप्रेषण उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है? स्पष्टता के साथ नहीं है, ठीक है। स्पष्टता के साथ शिक्षण के स्थान पर व्याकरण के नियमों की खोज करना, तो हाँ सही है। संप्रेषण दक्षता का विकास करना, ये भी सही है। प्रकार्य की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना या भाषा का संदर्भक प्रयोग, तो नियमों पर ज़्यादा ध्यान देना गलत है। हम किसी भी भाषा को सिखा रहे तो हमें उससे बोलचाल ये सब में लागू करना चाहिए, ना कि उसके नियम बताना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथाओं की कौन सी विद्या बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतवाद के प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोक कथाएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा बाल साहित्य का अपेक्षित गुणधर्म नहीं है? तो बड़ा फोट आकार और परिचित शब्द, आकर्षक चित्र, पशु पात्र या नैतिक मूल्य का स्पष्ट प्रदर्शन। तो ये बच्चों के लिए नैतिक मूल्यों का स्पष्ट प्रदर्शन जरूरी नहीं है। देन निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य क्षेत्र डोमेन नहीं है? तो भावनात्मक, मनोज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक। तो बच्चों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।